अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। जो भी स्टूडेंट, तो इससे पहले मैं आप लोगों को साइंस के क्वेश्चंस ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड करवा चुकी हूं। तो आज की वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जैसे साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैनेजमेंट के अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसके बाद आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो यदि आप इसे कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। बिना डिले किए क्वेश्चंस पे आते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक कोशिका यानी सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, वैसे एक प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर होता है। आपने 6th और 7th ऑनवर्ड्स में इसको पढ़ा ही होगा, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स पढ़ा होगा। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो सेल है उसमें गोल्जी बॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको जो आउटर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। और ये इस टाइप ये जो स्ट्रक्चर है ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लैक कलर का होल जैसा दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। तो ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस। तो क्या न्यूक्लियस के अंदर आपको गोल्जी बॉडीज दिखाई दे रहे हैं? नहीं। गोल्जी बॉडीज कहाँ पर है आपको दिखाई दे रही होंगी, ये गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पूरा लिक्विड इसमें भरा होता है यहाँ पर, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जो अंगक कोशिका के जो अंग होते हैं वो इस कोशिका द्रव्य में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी जगह क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, तब भी इसी का आंसर यही होता। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये ध्यान रखिए। केंद्रक के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, सेंट्रोसोम या तारक के अंदर भी ये प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The process in which heat is transferred from the hotter end of an iron rod to the colder end is called, यानी वो प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर उष्मा गर्म करते हैं, यानी उष्मा का अंतरण हो रहा है, उष्मा ट्रांसफर हो रही। सपोज कीजिए ये एक आयरन रॉड है या सरिया आपने कोई सा भी ले लिया और यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ आपने इसको पकड़ के रखा है। तो अभी यहाँ पर आपको गर्म फील नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब यहाँ गर्म होगा तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद ही आपको यहाँ पर भी गर्म फील होने लगेगा। तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? इसमें कंडक्शन हो रहा है। एक सिरे से जो उष्मा के कण थे वो धीरे धीरे संचरित होते हुए आपके पास पहुँच रहे। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कंडक्शन या चालन। जैसे चलना, जैसे हम एक एक स्टेप चल के कहीं पहुँचते हैं, वैसे ही ये उष्मा के कण चलते हुए आप तक पहुँच रहे, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ये पहुँच रहे। जबकि विकिरण क्या होता है? जो सूर्य है, सूर्य से जो उष्मा है वो किरणों के रूप में, विकिरणों के रूप में धरती तक या हम तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को रेडिएशन कहा जाता है। वाष्पीकरण भी आपको मालूम होगा क्या होगा। सूर्य की उष्मा के द्वारा जो खुला जल है, जैसे समुद्र का जल, तालाब का जल, नदियों का जल, ये भाप में या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन, और इसी से नमक को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Tools attached to tractors to save labor and time are called। ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं। तो देखिए कोई भी काम, पहले अधिकतर सारे काम हाथों से ही किए जाते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। जैसे कि ये प्रोसेस यहाँ पर जो हो रही है, हाथों से जो अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। और उसी की जगह ये जो ट्रैक्टर, इसमें जो कल्टीवेटर लगा है, इससे जब किसी काम को किया जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो टाइम यहाँ पर बच जाता है। तो इसे कहा जाता है कल्टीवेटर, जो श्रम और समय दोनों को ही बचाता है, इसे कहा जाता है कल्टीवेटर। अगला क्वेश्चन है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की कमेंट्स आई थी कि जो अभी 2021 जनवरी में जो पेपर्स हुए थे, उसमें क्या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ही 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बाकी जो 100 क्वेश्चन का पोर्शन था उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये पूछा गया था और जीएस। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि 100 क्वेश्चन का सिर्फ वही पोर्शन था। हाँ, बट ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए गए थे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के। जैसे 25 के अप्रॉक्सीमेट होने थे, बट कहीं पर 30 और किसी क्वेश्चन पेपर में 35 तक का उनका लेवल था, पर 100 क्वेश्चन तक नहीं था। तो यदि जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं
तो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस और करंट अफेयर्स और एमपी का जीके इस पर भी अपनी अच्छी कमांड कर लेंगे तो आप 100+ तो इसी में स्कोर कर लेंगे। यदि आप जैसे आपने एमबीए नहीं किया है या आपका जो बैकग्राउंड है वो मैनेजमेंट का नहीं है तो। और उसके साथ ही जो मैं सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इसमें आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाऊँगी। उससे अप्रोक्सीमेट आपकी जो लगभग तैयारी उसकी भी हो जाएगी। उसके साथ ही आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कम से कम आपको स्कोर करना है 150 के अराउंड, तब आपका सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पर श्योर हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स, सच बायोलॉजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड। तो इन्हें क्या कहा जाता है? जनरली यहाँ पर डिस्ट्रॉय किसको किया जा रहा है? ध्यान रखिए, कवक और बैक्टीरिया को। ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया को किया जा रहा है। तो कवक की जगह आप फंगी ही नाम याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसे कहा जाता है बायोविडिसाइड्स। क्या कहा जाता है? बायोविडिसाइड्स। कवकनाशी नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सिर्फ फंगी को किया जाता तो कवकनाशी किया जाता, और सिर्फ हार्बिसाइड दोनों को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाएगा बायोविडिसाइड्स। अगला क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द। किस पर डिपेंड नहीं होता है? जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? ध्यान रखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड, कोई भी जो साउंड है, जैसे आप बोल ही रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उसकी लाउडनेस जो इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है, किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान रखिए, कंपन, जैसे कोई बेल है, रिंगिंग ऑफ द बेल, स्कूल में जो बेल लगी होती है, उसके कंपन कब बढ़ेंगे? जब उसको ज़्यादा बार पीटा जाएगा तो उसके अंदर जो कंपन हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड हो रहा है उसके वाइब्रेशन का, यदि वो बढ़ेगा तो उसकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक वस्तु का कंपन करता हुआ क्षेत्र, इसके आसपास जो, जैसे स्प्रिंग को हम दबाते तो वो कंपन करती, अगर उसके आसपास का जो एरिया है अगर उसमें भी वाइब्रेशन बढ़ेंगे तब भी उसकी ध्वनि बढ़ जाएगी। ध्वनि के स्रोत से श्रोता की दूरी, तो इस पर भी डिपेंड करती है। यदि बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तो उसे कम सुनाई देगा, और वहीं पास आ जाएगा तो उसे ज़्यादा सुनाई देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है कंपनावृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो इस पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिए। एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है उनको कहा जाता है स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। यानी वो स्पीसीज जो काफ़ी लंबे टाइम से अब पृथ्वी पर या धरती पर प्रेजेंट नहीं है उन्हें क्या कहा जाएगा? यानी कि वो क्या हो चुकी है, अब लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है या बाहर हो चुकी है धरती से, है ना। तो विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल इसको स्पेशल ध्यान रखें, लुप्त प्राय जातियाँ कभी भी आपको ध्यान रखनी। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल यही सजेशन दूंगी कि आप इनके नाम इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि ये हिंदी वाले जो नाम है थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। लुप्त प्राय प्रजातियाँ यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो होने वाली, स्थानीय की जो एक स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। संवेदनशील यानी जिन पर संकट मंडरा रहा है या संकटग्रस्त जातियाँ जिन्हें कहा जाता है। एक्सटिंक्ट आपने ध्यान रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बिल्कुल नाम से ही ये समझ में आ जाएगा, इसलिए आप हिंदी मीडियम से भी हैं तब भी इनके नाम तो जरूर आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशमक है। जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक। टू पुट आउट फायर्स कोज्ड बाय बर्निंग सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड, पेपर, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू। ध्यान रखिए, यहाँ पर किसकी आग बुझाने की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी और कागज। आपने भी बहुत बार इसको देखा ही होगा, लकड़ी जल रही है, आग जल रही है, तो ये कैसे ईंधन है, ठोस है। अब इनको बुझाना है तो जनरली सबसे जो कॉमन या सबसे जनरल कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज़ किया जाता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड, फोम, सूखा पाउडर, ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पेट्रोल या डीजल की यदि आग लगती है तो वहाँ पर कौन सा यूज़ किया जाएगा, रेत का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, यदि लग जाती है, यानी किसी केमिकल सब्सटेंस के थ्रू यदि आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जाती है, तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आर रिफर्ड टू एस। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें किससे संबंधित किया जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, उल्टे प्रतिबिंब या परावर्तित प्रतिबिंब।
तो रियल और वर्चुअल इमेज बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो आप यदि एक एक इमेज को क्लियरली समझना चाहते हैं कि कौन से दर्पण पर, जैसे उत्तल और अवतल, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यदि उनकी पोजीशन के हिसाब से उनसे प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाए, यानी उनसे जो इमेज है कि फोकस पर रखी हुई है, सेंटर पर रखी हुई है, फोकस और सेंटर के बीच में रखी हुई है, इन्फिनिटी पोजीशन पे है, तो किस टाइप के उनसे जो इमेज बनने वाली है उसको आप समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी दांगी अकेडमी पर अपलोड है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगी, उस पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लिया, आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लेन मिरर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है सपोज। तो इससे देखिए रेस निकल रही है और इस मिरर से जब टच होके जा रही है यानी आंखों तक ये जा रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसी इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज या फिर आभासी प्रतिबिंब। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं और क्या हो रहा है, ये इससे रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यदि इन्हीं किरणों को पीछे ले जाया जाए जो आपको यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर दिखाई देगा, ये बॉटल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि जो रियल इमेज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। रियल इमेज का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है और जस्ट यहीं से टकराकर ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है, तो ऐसी इमेज को क्या कहा जाता है, रियल इमेज। अब एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अधिकतर जो मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, जो रियल इमेज होती है उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ये आप ध्यान रखिए। जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है यानी आभासी प्रतिबिंब, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता, वस्तु के आकार का ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक हैं। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये एग्जाम्पल आपने सभी ने देखा होगा अपनी बुक में, नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी यानी आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और अब जब इनको कनेक्ट कर दिया है और नीचे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को जो कैरियर कर रहे हैं वो जनरली कौन होंगे, आयन्स ही होंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स कभी भी नहीं होते। आयन्स ही हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को वाहक करने का काम करते हैं या फिर उसको कैरी करने का काम करते हैं। अ स्पून प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण पूछा गया है। तो ये सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर हम इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो ये सनलाइट आ रही है, ये पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर आप इसको मान सकते हैं कोई ग्लास रोड है। ठीक है, ये हल्की सी हमें कैसी दिखाई देगी, यहाँ पर बेंट होती हुई दिखाई देगी। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा ये है इंसिडेंट एंगल और ये इसका रिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एयर था और यहाँ पर वाटर था। तो अगर इनकी दोनों की कंडीशन के कंपैरिजन किया जाए तो जो वाटर होता है थोड़ा सा डेंस मीडियम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। अब इसका रीज़न क्या है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, उसके कारण ही जो भी चीज़ आप पानी में डिप करते हैं वो थोड़ी सी बैंड हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ी होगी आपने, पोजीशन से हल्की सी कोई भी जो चीज़ है वो कहाँ दिखाई देगी, मछली यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर। इसी की जगह यदि आपने कोई ग्लास रोड ऐसे डिप की हुई होती तो यहाँ की जगह वो आपको थोड़ी सी यहाँ दिखाई देती। पेन का एग्जाम्पल आप कांच के ग्लास में डुबोकर इसको कर सकते हैं। इसका रीज़न आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचरी तत्व या सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल सा है, कुत्ते में होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा। मेंढक, मनुष्य, इन सब में होता है, सिर्फ किस में नहीं होता है, हाइड्रा के अंदर नहीं होता है। संयोजन है, स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक प्लस फोक किसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक प्लस फोक। स्मोक क्या है, जनरली जो गाड़ियों से निकल रहा है, घरों से, फैक्ट्रियों से जो भी धुआं निकलता है उसके कारण, और उसमें क्या होगी, जो धूल मिट्टी के एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अब वो जैसे सल्फर के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब जब मिक्स होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्मोग का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन युगीकरण जीवाणु की जड़ों में पाए जाते हैं, यानी जो नोड्यूल्स होती है, रूट नोड्यूल्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं बीन्स प्लांट के अंदर। बीन्स प्लांट जो लेग्यूमिनेसी प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से हैं वो बीन्स या लेग्यूमिनेसी प्लांट, लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट हैं ये, इसलिए इन्हें लेग्यूमिनेसी प्लांट भी कहा जाता है। मटर ये प्लांट है, इनके अंदर जो जड़ें होती हैं इनमें गांठेनुमा स्ट्रक्चर या गांठ जैसा रूट
नोड्यूल्स जैसा प्रेजेंट होता है। नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसे कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, जिससे ये प्लांट ईजिली से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और बदले में ये जो प्लांट होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन रिच प्लांट होते हैं, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बदले में इनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिम्बायोसिस, और इन बैक्टीरिया को कहा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक प्रोसेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस आर जनरली प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग अंडर द सन एंड दिस मेथड इज नॉन एज, यानी जनरली जो भी आपके घर में जो भी अनाज हैं, दालें हैं, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, इनको हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, निर्जलीकरण। अब क्यों सुखाया जाता है, जैसे अभी का जो पर्टिकुलर टाइम है सोयाबीन खेतों से जो काट कर आई होगी, यदि उनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है तो जो दाने निकलते हैं उनसे कोई से भी आप समझ सकते हैं जो खाद्य वस्तु है, जब उन्हें सुखाया जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो वाटर है वो इवेपरेट हो जाए और वो जो सब्सटेंस है वो डिहाइड्रेट हो जाए, पानी उससे रिमूव हो जाए, जिससे हम उसे स्टोर करके रख सकें। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। जबकि बॉइलिंग किसे कहा जाता है, जिससे दूध आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं, उसे कहा जाता है प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन। ये फ्रीज में रखना है, किसी भी चीज़ को एकदम कूल करके रखना, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। और पास्चराइजेशन किसे कहता है, देखिए पानी को भी आप उबाल रहे, लेकिन दूध का पास्चराइजेशन किया जाएगा, 100 डिग्री पर उसे इतना बॉईल किया जाएगा कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया जर्म्स है वो मर जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है पास्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक, यानी घर्षण होना हानिकारक है, किससे लॉस हो रहा है, मशीन के चलते हुए हिस्से में, सड़क पर चलना। तो यदि सड़क पर आप ध्यान रखिए, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, सड़क बिल्कुल चिकनी होगी, आपके चप्पल जूते बिल्कुल चिकने होंगे, उनमें आपने देखा होगा से डिज़ाइंस बनी होती है चप्पल जूतों के सोल में, तो आप चल नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे। अगर जो टायर्स होते हैं गाड़ियों की, यदि उनमें वो खांचे जो बने होते हैं वो नहीं होंगे तो आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, तो ब्रेक लगाने के लिए तो बिल्कुल यूज़फुल है। और यदि फ्रिक्शन नहीं होगा पेपर और पेन के बीच में, तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर तीनों के लिए तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। बल्कि क्या हो रहा है, जब मशीनें चलती हैं तो उनमें ग्रीस या ऑयलिंग किया जाता है, ताकि जो घर्षण या फ्रिक्शन है उसे कम किया जा सके। तो यहाँ पर यदि घर्षण होता है तो इनके पार्ट्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे घिसेंगे या डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, तो मशीन के चलते हुए हिस्सों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो निम्न उत्पादों का गठन होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एग्जाम्पल आपने या ये एक्टिविटी आपने अपने लैब में ज़रूर की होगी, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या लेना है, डाइल्यूट HCl लेना है और उसमें डालना है जिंक मेटल। जिंक के ऐसे आपको टुकड़े लैब में मिल जाएंगे, ये एल्यूमिनियम का जैसा कलर होता है उसी कलर की दिखाई देती है। तो जब भी इसको आप टेस्ट ट्यूब में या बीकर में HCl डालेंगे, उसके अंदर जिंक मेटल डालेंगे, तो यहाँ पे एक बबल्स के फॉर्म में आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी। उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस रिमूव्ड हो चुकी है तो क्या बच जाएगा, ये HCl, और इसकी रिएक्शन आपने करी है जिंक के साथ में, तो देखिए हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा ZnCl। क्या बन जाएगा, ZnCl। और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव्ड हो जाएगी। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन बताना है। भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में जहाँ पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स आता है, वहाँ के लिए आपको गलत स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो लाइट वेट मटीरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण में हल्की सामग्री यूज़ करना चाहिए, भारी सामग्री यूज़ करना चाहिए, झटके झेलने के लिए अच्छा डिज़ाइन, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यूज़ होना चाहिए। वहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो देखिए हल्की सामग्री तो यूज़ करना बिल्कुल सही है, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी यूज़ करना चाहिए, अर्थक्वेक वाला एरिया हो या नहीं हो। और अर्थक्वेक वाला एरिया है तो वो ऐसी डिज़ाइन की जाए कि जब भी वहाँ पर ट्रिमर्स या झटके लगें तो वो उसे झेल सके। तो सिर्फ गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा कि हैवी मटेरियल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए। द्रव द्वारा लगाया गया दाव, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, तो वही एग्जांपल यहाँ पर आपको पुट करना है। यदि वो माइंड में ध्यान आ जाता तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इंक्रीज विथ डेप्थ, जो प्रेशर होता है किसी भी द्रव या किसी भी लिक्विड के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है, जैसे जैसे डेप्थ या गहराई बढ़ती जाती है
उसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप समुद्र में अंदर जाएंगे तो आपको अगर क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है कि यदि आप समुद्र में गहराई की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखिए। और जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता और वह इसका मिश्र धातु है। स्टील डज नॉट रस्ट इजली एंड इज एन एलॉय ऑफ, तो किसका है वो, ये ध्यान रखिए, आयरन का। इसमें जल्दी से जो स्टील बनाया जाता है उसमें जल्दी से जंग नहीं लगता। स्टील के बर्तन सभी घर में यूज़ करते हैं और वो किसका एलॉय है, आयरन का या लोह का। निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है, घर्षण को कम करने का काम कर रहा है मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ इसको, तब आपको इसका आंसर समझ में आ चुका होगा। तो पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग, यूज ऑफ व्हील्स बिटवीन सरफेस, जैसे आपने कूलर आपके घर में होगा उसमें आपने बिल्कुल इसको देखा होगा। इसके अलावा जो भी मूव करने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें नीचे पहिए लगे होते हैं उनके बीच में आपने देखा होगा जनरली जिन्हें कहा जाता है छर्रे, बिल्कुल गोल गोल चिकने चिकने वो लगे होते हैं। बच्चों की जो गाड़ियाँ आती हैं आजकल छोटे बच्चों के लिए, उनके इसमें भी ये जो पहिए होते हैं उसमें छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, इस घर्षण को या फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। जैसे ये हो गया पहिया, इसके बीच में यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पे लगे होते हैं, ये इसको घुमाने में हेल्प करते हैं और फ्रिक्शन को कम करने में काम करते हैं। बाकी टायर के खाँचे, जूते के तलवे, स्पर्शन सड़क पर बजरी का प्रसार यानी ग्रेवल स्प्रेड ऑन स्लिपरी रोड, इस पर यदि इसको बिछा जाए, चिकनी सड़क है उस पर इसको बिछा दिया जाए, तो ये सभी तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है। लैक इज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड, बड़ी मछलियाँ हैं यदि वहाँ पर, छोटी मछलियाँ हैं, पक्षी है या जू प्लांक्टन से। बर्ड्स वहाँ पर यदि प्रेजेंट है तो आप समझ सकते हैं कि जो वो लैक की बात की जा रही है वो कंटामिनेटेड है काफ़ी सारे पेस्टिसाइड से। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होगा, सीधी वस्तु के आकार के बराबर, अधोशीर्षी और हासित, सीधी और हासित, अधोशीर्षी और अवर्धित यानी इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ई रिएक्ट और डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो ये हमेशा रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती है नेत्र में। तो ये स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं ये हमारी आँख का स्ट्रक्चर है, कैसे लेंस पर जो लाइट आ रही है वो फोकस हो रही है और फिर रेटिना पर इसकी इमेज बन रही है। चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें ध्यान रखिए जो चंद्रमा होता है हमेशा हम उसका एक ही साइड देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है अपनी पोजीशन पर क्या हो रही है, अपनी पोजीशन पर भी घूम रही है और चंद्रमा भी धरती के चारों ओर घूम रहा है। तो जब ये घूमती है तो हमेशा एक ही जो फेस है हम चंद्रमा का हमेशा एक ही फेस देख पाते हैं, जो दूसरा भाग है वो हम कभी भी नहीं देख पाते। तो उसे क्या कहा जाता है, सबसे छोटे पार्ट की बात की गई यहाँ पर, तो उसका नाम है बालचंद्र या क्रिसेंट मून, उसे हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बन जाते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना, 6 घंटे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा आंसर है 360 मिनट आ जाएगा, 360 मिनट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि इनके होने का कारण, तो ध्यान रखिए जब भी कोल्ड और फ्लू होता है तो ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है और ना ही फंगी के कारण होता है, ना ही प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है वायरस के कारण। इसी वजह से एंटीबायोटिक कभी भी इफेक्टेड नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ और मुझे कमेंट सेक्शन में तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो पहले चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को इस एकेडमी पर इसकी रेगुलर क्लास में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। साथ ही मेरे पास जो बच्चे पेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ ही जो स्टूडेंट पेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके भी मेरे पास कमेंट आई थी। तो देखिए साइंस का जो पोर्शन है सभी के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोगों के लिए भी इस पर वैसे पहले से ही वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों एग्ज़ाम्स वालों को मैं वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।